नमस्कार। तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और आज उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा किस तरीके से काउंट डी लेली भारत में फ्रेंच गवर्नर जनरल बन करके आते हैं, तो उनकी गतिविधियों के द्वारा फ्रांसीसी कंपनी को मुंह की खानी पड़ती है अंग्रेजों के कंपैरिजन में। यद्यपि वो कड्डलूर यानी कि फोर्ट सेंट डेविड पर तो अधिकार करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन वो मद्रास पर अधिकार नहीं कर पाते हैं। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी कि किस तरीके से डीबूसी की सहायता मांगी जाती है लेली के द्वारा, और हैदराबाद से जैसे ही डीबूसी हटते हैं और वहाँ फ्रांसीसी प्रभाव भी खत्म हो जाता है, और दूसरी तरफ यहाँ पर मद्रास पर भी अधिकार नहीं कर पाते हैं फ्रांसीसी। इसके साथ ही हमने ये भी देखा था कि फ्रेंच अड्डा जो था मछलीपट्टनम, वो भी अंग्रेजों के द्वारा अधिकृत कर लिया जाता है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा भेजी गई बंगाल की सेना के सहयोग से। तो अब हैदराबाद का जो उत्तरी सरकार तट है उस पर कम्प्लीटली अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो चुका है। ऐसी सिचुएशंस में अंग्रेजों के द्वारा एक नए सैनिक अफसर सर आयरकुट की नियुक्ति की जाती है। अंग्रेज अब आर्या पार के मूड में थे। वो इस बात को एक निर्णायक बिंदु तक पहुंचा देना चाहते थे, और इसी वजह से अक्टूबर 1759 में अंग्रेजों द्वारा एक नए सैनिक अफसर सर आयरक्यूट की नियुक्ति की जाती है और इनके द्वारा एक युद्ध लड़ा जाता है जिसे वंदवासी या वांडीवाश के युद्ध के नाम से जाना जाता है। वंदवासी पांडिचेरी के पास 80 किलोमीटर दूर स्थित एक जगह है। वनवासी या वांडीवाश का ये जो युद्ध होता है वो 22 जनवरी 1760 ईस्वी को लड़ा जाता है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। यहाँ पर अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे हैं सर आयरकुट, जबकि फ्रांसीसियों का नेतृत्व कर रहे हैं काउंट डी लेली। फ्रांसीसियों की ऑब्वियसली इसमें पराजय होती है और फ्रांसीसी अधिकारी डीबूसी को अंग्रेजों के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। यह इतना निर्णायक युद्ध होता है कि इतिहासकार मेलिसन इसके बारे में कहते हैं, इसने उस विशाल इमारत को भूमि पर गिरा दिया जिसको बनाने में मार्टिन, ड्यूमा और डुप्ले ने सहयोग दिया था। डुप्ले ने किस तरीके से फ्रांसीसी प्रभाव हैदराबाद में स्थापित किया था, और एक समय पर तो कर्नाटक में भी स्थापित किया था जब चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बनाया गया था। यह हम जानते ही हैं, जैसा कि हमने प्रथम कर्नाटक युद्ध में भी चर्चा की है। तो वांडीवाश के इस युद्ध के साथ ही एक तरीके से फ्रांसीसियों के पतन की शुरुआत जो है वो हो जाती है। अब इसके बाद अंग्रेज जो हैं वो इनके दो मेन जो सोर्स हैं, इनके जो दो मेन अड्डे हैं, एक तो है पौंडीचेरी और दूसरा है जिंजी, उस पर अधिकार करने की कोशिश करते हैं। तो अक्टूबर 1760 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा पौंडीचेरी की घेराबंदी की जाती है और 15 जनवरी 1761 ईस्वी को पौंडीचेरी का पतन हो जाता है। वहाँ पर अंग्रेजों का प्रभाव जो है वो स्थापित हो जाता है। अंग्रेजों का प्रभाव पौंडीचेरी में स्थापित होने के बाद, पौंडीचेरी क्योंकि फ्रांसीसियों की राजधानी होती है, एक तरीके से उनका हेडक्वार्टर होता है भारत में, तो उसके पतन के साथ ही एक तरीके से फ्रांसीसियों के हाथ से सब कुछ निकल चुका होता है। और पौंडीचेरी का पतन हम देखते हैं कि पौंडीचेरी का जो पतन है वो हो रहा है आपके 15 जनवरी 1761 ईस्वी को। लेकिन संयोग देखिए कि 15 जनवरी 1761 से जस्ट एक दिन पहले यानी कि 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा जाता है। हम सब पता है कि अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है और मराठे उनसे लड़ते हैं 14 जनवरी 1761 को, जिसमें मराठों की पराजय होती है। यद्यपि इसमें अंग्रेजों का तो कोई सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन मराठों की पराजय के बाद यह प्रूव हो जाता है, यह सिद्ध हो जाता है एक तरीके से कि भारत पर शासन अब अंग्रेज ही करेंगे, क्योंकि सिखों का पहले ही पतन हो चुका होता है, मराठों का भी इसके साथ पतन हो जाता है। मुगल इस सिचुएशन में होते ही नहीं है कि वो भारत पर शासन कर सके। तो अब यह सिद्ध हो जाता है कि भारत पर शासन कौन नहीं करेगा, यानी कि न सिख करेंगे, न मुगल करेंगे, न मराठा करेंगे, बल्कि कौन करेगा, अंग्रेज करेंगे। और इसी के एक दिन के बाद 15 जनवरी 1761 को दक्षिणी भारत में पांडिचेरी पर अधिकार अंग्रेजों के द्वारा कर लिया जाता है। यानी कि इतिहास में 14 और 15 जनवरी 1761 अंग्रेजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही भाग्य वाले दिन होते हैं, जो उनके लिए अच्छी न्यूज़ लेकर के आते हैं। हमने देखा कि पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया गया। फिर फरवरी 1761 में जिंजी का जो किला होता है फ्रेंच नियंत्रण में, उस पर भी अंग्रेजों के द्वारा अधिकार जो है वो कर लिया जाता है। इसके बाद
लेली जो है वो हिम्मत हार जाते हैं और 1761 में उनके द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। अप्रैल 1761 में तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है वो समाप्त हो जाता है। 1761 में जब यहाँ समाप्त तो होता है, लेकिन हमने इंटरनेशनल लेवल पर देखा था कि 7 इयर्स वॉर चल रही थी, जो कि 1756 से 63 तक चलती है। तो 63 में 7 इयर्स वॉर भी पेरिस की संधि के साथ समाप्त हो जाती है और पेरिस की संधि के साथ ही फ्रांस का भारत में विस्तार जो है वो समाप्त हो जाता है। अब फ्रांसीसियों के पास इस वक्त भारत में कोई भी फैक्ट्री नहीं थी, लेकिन पेरिस की संधि के साथ फ्रांस के जो उपनिवेश होते हैं वो लौटा दिए जाते हैं। इस संधि में क्या क्या मुख्य तथ्य होते हैं? सबसे पहला तो इसके साथ सप्तवर्षीय युद्ध जो चल रहा था उसको वो समाप्त घोषित होता है। फ्रांसीसियों को भारत में स्थित उनके सारे कारखाने वापस कर दिए जाते हैं, लेकिन अब वे उनकी किलेबंदी नहीं कर सकते हैं, उनका फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। चंद्रनगर का ले लीजिए, माही का ले लीजिए, यनम, पांडिचेरी, कराईकल, सब कुछ फ्रांसीसियों को वापस तो मिल जाता है, लेकिन वो उनकी किलेबंदी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा तो इसका मतलब ये निकला कि अब फ्रांसीसी जो है वो भारत में मात्र व्यापारी बनकर के रह जाते हैं। अब उनका किसी तरीके का कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन इंडियन पॉलिटिक्स में नहीं हो सकता है। अब वो एक स्वतंत्र शक्ति नहीं रह पाते हैं, वो या तो सैनिक रह सकते हैं, या तो फ्रांसीसी जो भी सैनिक हैं वो सैनिक के तौर पे सेवाएं दे सकते हैं, या अधिक से अधिक वो सैन्य प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं। लेकिन वो अब किसी भी राजा की तरफ से कोई युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। यानी कि तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के साथ और पेरिस की संधि के साथ यह सिद्ध हो जाता है, यह फाइनली डिसाइड हो जाता है कि भारत पर शासन फ्रांसीसी नहीं करेंगे। अब अंग्रेज एकमात्र शक्ति बचते हैं जो कि भारत पर शासन कर सकते हैं। तो इस वजह से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए ये तीनों कर्नाटक युद्ध भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। धन्यवाद।